गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मार्क्स के दूसरे सिद्धांत की चर्चा करेंगे जिसे हम इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या या आर्थिक नियतवाद इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म या सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत थ्योरी ऑफ सोशल चेंज, इन्हीं नामों से बुलाएं, इसकी चर्चा करेंगे। दरअसल मार्क्सवाद के संपूर्ण सिद्धांत का यह केंद्र बिंदु है, क्योंकि मार्क्स का उद्देश्य ये था कि वो समाज को बदले। उन्होंने बार बार ये कहा कि दार्शनिकों का मूल उद्देश्य ये नहीं कि वो समाज की व्याख्या करें, बल्कि मूल उद्देश्य ये होना चाहिए कि वो समाज में परिवर्तन लाए, सकारात्मक परिवर्तन। तो दरअसल मार्क्स जो है वो समाज में परिवर्तन लाना चाहता था। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में भी कहा कि वह पूंजीवादी व्यवस्था से उत्पन्न, उससे जनित जो बीमारियां थी, जो समस्याएं थी, जो अमानवीयताएं थी, उसको उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से देखा था और वो इन सारी चीज़ों को परिवर्तित करके एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहता था जिसमें लोगों का शोषण नहीं हो, सभी लोगों की स्वतंत्रताएं सुरक्षित हो, सभी लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो। और इसलिए वह समय के समाज में परिवर्तन लाना चाहता था। लेकिन परिवर्तन के लिए वो एक सिद्धांत की तलाश कर रहा था जिससे वो लोगों को कन्विंस कर सके कि समाज में जो परिवर्तन जिस दिशा में वो लाना चाहता है उस दिशा में परिवर्तन बिल्कुल वैज्ञानिक है, बिल्कुल यही होना था, प्रकृति का यही नियम है था कि समाज जो है धीरे धीरे प्रगति करके इस दिशा में आए। इसी की तलाश में करते करते उन्होंने जो है अपने सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। आज हम उसकी झलक देखने का प्रयास करेंगे। तो वो कहता क्या है? परिवर्तन के संबंध में उनका विचार है, ग्रीक विचारकों से लिया हुआ, कि परिवर्तन शाश्वत है। किसी को कोई संदेह नहीं है, परिवर्तन शाश्वत है। लेकिन जो उसके बाद की जो बात करता है, परिवर्तन लगातार हो रहा है, हर जगह हो रहा है, परिवर्तन ही जो है स्थायी है, सारी चीज़ों के बाद जो कहता है कि परिवर्तन का नियम जो है वो भौतिक है और निश्चित है। ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसी के आधार पर जो है वो भौतिकवाद या जो है इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म की बात करता है कि वो भौतिक है और निश्चित है। यही इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म है। सब कुछ जो है वह भौतिकता के आधार पर जो है वो बन रहा है, बनता है। सारे परिवर्तन भौतिकता में परिवर्तन के अनुरूप होते हैं और इसके नियम निश्चित हैं। ये उसके वैज्ञानिकता को दर्शाता है। तो परिवर्तन के नियम भौतिक हैं एवं निश्चित हैं। उसके आगे जो वो चलता है तो कहता है परिवर्तन भौतिक परिस्थितियों के अनुसार होता है। बिल्कुल अगले स्टेटमेंट। और भौतिक परिस्थितियां क्या है? वो सुनिश्चित है। और भौतिक परिस्थितियां बनती कैसे हैं? इसके लिए वो कहता है कि उत्पादन की प्रक्रिया, खास करके वो कहता है कि जो प्राथमिक एक्टिविटी क्या है संसार में, जब मनुष्य कभी धरती पर आया होगा तो वो कल्पना करता है कि उसकी पहली आवश्यकता क्या रही होगी। निसंदेह इसमें कोई शक नहीं है कि पहली आवश्यकता मनुष्य की अपने शारीरिक क्षमता को बनाए रखने की रही होगी और उसी दिशा में उसने जब कार्य किया होगा तो पहला कार्य क्या होगा? भोजन प्राप्त करने का, या दूसरे शब्दों में कहें उत्पादन का। तो कहता है कि प्राथमिक एक्टिविटी, जो बेसिक एक्टिविटी इंसान की क्या है, वह है उत्पादन। और उत्पादन के लिए वो कहता है कि जो है दो चीजें चाहिए होती हैं उत्पादन के लिए, वो है उत्पादन के साधन और उत्पादन की तकनीक। जिन दोनों को मिलाकर के वो कहता है उत्पादन के उपादान। जब ये इकट्ठे होते हैं तब उत्पादन होता है। ठीक है, उत्पादन के उपादान और उत्पादन के उपादान प्लस उत्पादन संबंध, उत्पादन के उपादान के आधार पर जो संबंध बनते हैं उसको कहते हैं वो आर्थिक संरचना। यही सृष्टि का मूल है, यही समाज का मूल है। वो क्या है? आर्थिक संरचना। इसमें क्या क्या चीज सम्मिलित है? उत्पादन के उपादान और उत्पादन संबंध। उत्पादन के उपादान के संदर्भ में आपकी जैसी भूमिका है वैसे ही उत्पादन के संबंध बनेंगे और उसी के आधार पर जो है वो उसी को मिला करके वो कहता है आर्थिक संरचना।
तो अब क्या कहता है, आगे कहता है कि उत्पादन के उपादान दरअसल जो है उसी में, क्योंकि उत्पादन के संबंध भी किस पर निर्भर है, उत्पादन के उपादान पर। और उत्पादन के उपादान में जो मुख्य रूप से जो परिवर्तन का द्योतक है, जो परिवर्तन का केंद्र बिंदु है, वो उत्पादन की तकनीक से है। उत्पादन की तकनीक में लगातार परिवर्तन आ रहा है। पिछले क्लास में जैसे मैंने कहा था कि वस्तु या पदार्थ लगातार गतिमान है, तो गतिमान वो इस रूप में है कि वो अधिक से अधिक प्रोडक्शन करना चाहता है, अधिक से अधिक उत्पादन करना चाहता है, और उत्पादन अधिक से अधिक हो इसके लिए वो नवीन तकनीक की खोज करता रहता है, नई तकनीक का विकास करता रहता है। तो नवीन तकनीक का विकास होता रहता है। उत्पादन के उपादान में परिवर्तन तो किसी भी समय जो सामाजिक स्थिति है वो किस पर निर्भर करती है कि किस प्रकार से उत्पादन के उपादान है और उस पर संबंध क्या है, उस समय की सामाजिक अवस्था को दर्शाता है। अब उत्पादन के उपादान में परिवर्तन होने के कारण, उपादान मतलब तकनीक में परिवर्तन होने के कारण जो है उत्पादन संबंध में परिवर्तन हो जाते हैं, और उत्पादन संबंध में परिवर्तन हो जाने के बाद सामाजिक अवस्था में परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। अब सामाजिक परिवर्तन व विकास की क्रांति की क्या भूमिका है, वो क्रांति क्यों होती है इस विकास में? क्योंकि मार्क्स हमेशा कहता है कि चेंज जो है वो क्रांति से आता है। मार्क्स बड़े सिंपलीफाइड तरीके से कहता है कि जब उत्पादन के उपादान यानी तकनीक में परिवर्तन हो जाता है और समाज वहीं खड़ा रह जाता है जहां पिछले उत्पादन के उपादान थे, और उत्पादन के उपादान आगे बढ़ जाते हैं, तो निश्चित रूप से उत्पादन के उपादान के समानांतर ही सामाजिक व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन समाज के कुछ रूढ़िवादी लोग जो समाज उस समय तत्कालीन समाज से लाभान्वित होते रहते हैं, वो समाज में परिवर्तन को रोकने का प्रयास करते हैं, और यहीं पर जो है संघर्ष पैदा होता है, और संघर्ष में जो है पुरानी अवस्था खत्म हो जाती है और नए उत्पादन के उपादान के समानांतर समाज बनता है या समाज में परिवर्तन आता है। इसी को क्रांति कहते हैं। क्रांति क्या है? जब दो प्रकार के जो है, एक पुराने सामाजिक संबंध और नवीन सामाजिक संबंध जो बनने चाहिए नवीन उत्पादन उपादान के अनुसार, उसमें संघर्ष होता है, और निश्चित रूप से नया जो संबंध है वो जीतता है और समाज में परिवर्तन आते हैं। इसी को क्रांति कहते हैं। इसी क्रांति के माध्यम से समाज में परिवर्तन होते रहे हैं, समाज जो है परिवर्तित होता रहा। मार्क्स जो है तत्कालीन अवस्था तक उन्होंने कहा कि इतिहास में 4 प्रकार के समाज में 4 चरण जो है सामाजिक अवस्था में आए हैं, या 4 बार मुख्य रूप से परिवर्तन हुए हैं, और भविष्य के लिए भी वो कहता है कि 2 और परिवर्तन होंगे। इस तरह से वो सामाजिक अवस्थाओं की 6 जो है स्तर बताता है, 6 फेज बताता है, जिससे समाज जो है गुजर करके आया है। तो पहली चीज कहता है आदिम साम्यवादी अवस्था। सबसे पुरानी व्यवस्था कौन सी? आदिम साम्यवादी व्यवस्था। मतलब ये वो व्यवस्था थी जहां साम्यवादी व्यवस्था थी, जैसा कि शब्द सही जायज है, जहां कोई शोषण नहीं था, कोई वर्ग नहीं था, कोई संस्था नहीं थी, जो ना कोई निजी संपत्ति थी, ना कोई इनइक्वालिटी थी, कुछ भी नहीं था। प्रकृति प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थी, और जब लोगों को आवश्यकता होती थी, भूख लगती थी, तब वो जो है आखेट के लिए निकलते थे, जंगल में जाते थे, शिकार करते थे। जो बलिष्ठ लोग थे, जो यंग लोग थे, वो शिकार में आगे रहते थे, बाकी लोग जो है पीछे रहते, और इस तरह से वो सामूहिक रूप से जो है आखेट करते, सामूहिक रूप से जंगल में जाते, जो है फल फूल कंद मूल इकट्ठा करते, जानवरों का शिकार करते, और जो है लाते, और इकट्ठे होकर के जिसको जितनी भूख होती उतना उसे वितरण हो जाता, और इस तरह से वह संतुष्ट हो जाते। क्षमता के अनुसार काम करते, क्षमता के अनुसार योगदान देते, और आवश्यकता के अनुसार पाते। ये अवस्था जो है वो आदिम साम्यवादी अवस्था थी, और इस अवस्था में कोई वर्ग नहीं था, कोई असमानता नहीं थी, कोई संस्था नहीं थी, कोई बाह्य दबाव नहीं था। लोग स्वेच्छा से आवश्यकता के अनुसार पाते थे, स्वेच्छा से अपना कार्य करते थे, और ये जो है एक साम्यवादी अवस्था थी। लेकिन ये आदिम साम्यवादी अवस्था थी। धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ी, और जो है इस अवस्था को सस्टेन नहीं किया जा सका, और ये अवस्था जो है वो पहली बार जो है दास व्यवस्था में पहुंची, स्वामी दास व्यवस्था।
मास्टर स्लेव स्टेज। यहाँ पर जब जो है जनसंख्या बढ़ती है तो कुछ लोग जो है खेतों को, ज़मीन जंगलों को साफ करके उसे खेत का रूप देते हैं, फील्ड का रूप देते हैं, फार्म का रूप देते हैं, और उसके बाद उस पर बाउंड्री लगा करके डिक्लेयर करते हैं कि ये मेरा है। और यहाँ से निजी संपत्ति जो है आवश्यक होती है। उस निजी संपत्ति ज़मीन पर काम करने के लिए वो अपने से कमज़ोर व्यक्ति को अपने अधीनस्थ कर लेते हैं और दास बना लेते हैं, और उस ज़मीन पर वह उसके लिए काम करते हैं। तो समाज में यहाँ से वर्ग भेद होता है, यहाँ से निजी संपत्ति का निजी संपत्ति की शुरुआत होती है, और यहीं से इनइक्वालिटी, असमानता और शोषण की शुरुआत होती है। और यहीं पर जो सत्ताधारी, जो संपत्ति साधन संपन्न वर्ग है, वो अपने लिए एक संस्था का भी निर्माण करता है जिसे राज्य कहते हैं। और राज्य चूंकि संपत्तिशाली व्यक्ति ने बनाया है, इसलिए वह उसका पक्षधर है, उसके हितों की रक्षा करता है। तो यहाँ पर दो वर्ग दिखाई देते हैं, दास व्यवस्था जिसमें एक स्वामी है और दूसरा दास है। एक के पास संसाधन है, एक के पास केवल श्रम है, और उन दोनों को से मिलकर के उत्पादन हो रहा है, लेकिन उत्पादन का जो पूरा लाभ है वह जो है स्वामी वर्ग के हाथ में है, स्वामी वर्ग को चला जाता है, और इस तरह से एक अवस्था बनती है। लेकिन फिर जो है कृषि व्यवस्था में ही आगे तकनीक में विकास होता है, और तकनीक में विकास होने के कारण दास व्यवस्था और जो है नवीन तकनीक में टकराव होता है, और नवीन तकनीक के अनुसार जो है एक नए समाज का निर्माण होता है जिसको हम सामंती अवस्था कहते हैं। सामंती अवस्था में भी दो वर्ग बन जाते हैं, एक सामंत है, एक सर्फ है। लेकिन वो जो है पिछली अवस्था से थोड़े से भिन्न है, क्योंकि पिछली अवस्था में दास के पास कोई अधिकार नहीं थे, कोई स्वतंत्रता नहीं थी, कहीं कुछ नहीं था। लेकिन सामंती अवस्था में जो है दास अर्धदास हैं, आधे स्वतंत्र थे, आधे प्रतंत्र हैं। और यहाँ पर अब जो है खेती विकसित रूप में हो रही है, हल बैल और नवीन तकनीकों के साथ खेती किया जा रहा है, और अधिक से अधिक उत्पादन की कोशिश की जा रही है। लेकिन उत्पादन का बड़ा भाग जो है वो किसके द्वारा हड़प लिया जा रहा है? सामंतों के द्वारा, और जो है सर्फ के पास बहुत जो है कम या केवल उतनी ही चीज़ें रह जाती हैं कि जो अपना जीवन को बचा सके और वो खेतों में काम कर सके। इस सामंती अवस्था के आगे फिर जो है तकनीक आगे बढ़ती है, क्योंकि तकनीक का बढ़ना की एक प्रवृत्ति है जो आगे लगातार बढ़ती रहती है, वो विकास करती रहती है। विकास एक निश्चित दिशा में उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ती रहती है, और जो है अब कृषि अवस्था से जो तकनीक विकसित होती है वो उद्योग के लिए सहायक है, उद्योग को स्थापित करने लगती है। उद्योग को जब स्थापित करने लगती है तो उपादान बदल गए, उत्पादन संबंध बदल गए, लेकिन समाज जो है पहले ही सामंती समाज का जो रूप था उसमें बंधा हुआ है, इसलिए सामंती समाज के विरुद्ध विद्रोह होता है, क्रांति होती है, और अवस्था जो है समाज एक नवीन जो है चरण में आ जाता है, जिसे पूंजीवादी व्यवस्था कहते हैं, पूंजीवादी अवस्था कहते हैं। पूंजीवादी व्यवस्था में समाज प्रवेश करता है। अब पूंजीवादी व्यवस्था उस समय की व्यवस्था थी जिसमें मार्क्स जो है जीवित था, मार्क्स अपना अध्यापन कर रहा था, मार्क्स अपने सिद्धांत का प्रतिपादन कर रहा था। पूंजीवादी व्यवस्था में एक तरफ पूंजीपति हैं, दूसरी तरफ जो है मजदूर है, दोनों के बीच टकराव है, दोनों के बीच जो है संघर्ष है। मार्क्स ये चाहता था कि पूंजीवादी व्यवस्था समाप्त हो और मजदूरों को उसका ड्यू मिले, मजदूरों को जो है उसका हक मिले, मजदूरों को जीवन बेहतर हो, मजदूरों को अधिक स्वतंत्रता मिले, उसके जो है काम के अधिकार मिले, जितने भी उत्पाद हैं उसका जो लाभ है उस लाभ पर उसका अधिकार मिले। और इस तरह पूंजीवादी व्यवस्था के विरुद्ध वह जो है ज़मीन तैयार करता है और कहता है कि पूंजीवादी व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह होगा, उसके विरुद्ध क्रांति होगी, और जो है समाज अगले चरण में बढ़ेगा जिसे वो समाजवादी अवस्था कहते हैं। समाजवादी व्यवस्था कैसी होगी? समाजवादी व्यवस्था में जो राज्य के यंत्र हैं उस पर जो है श्रमिकों का कब्जा होगा, श्रमिकों का अधिनायकवाद होगा, और श्रमिकों का कब्जा होने पर राज्य का इस्तेमाल पूंजीवादी व्यवस्था के ट्रेसों को मिटाने के लिए किया जाएगा। पूंजीपति वर्ग समाप्त हो जाएंगे, निजी संपत्ति समाप्त हो जाएगी, और उसके बाद धीरे धीरे समाज तैयार होगा कि वो साम्यवादी अवस्था में प्रवेश करे,
जिसमें न तो राज्य होगा, न वर्ग होगा, न शोषण होगा। मनुष्य फिर उसी स्थिति में आ जाएंगे जैसा आदिम साम्यवादी अवस्था में थे, कि वो आवश्यकता के अनुसार काम करेंगे, आवश्यकता के अनुसार काम करेंगे, क्षमता के अनुसार काम करेंगे और आवश्यकता के अनुसार प्राप्त करेंगे। किसी का प्रकार का कोई दबाव नहीं होगा, किसी प्रकार का कोई शोषण नहीं होगा, किसी प्रकार का कोई दोहन नहीं होगा, किसी प्रकार का कोई अत्याचार नहीं होगा। सभी जो है स्वतंत्र रूप से अपना जीवन यापन कर पाएंगे। ये 6 चरण की बात जो है मार्क्स करता है, और इस प्रकार से पूरे इतिहास को, भूतकाल के और भविष्यकाल के पूरे इतिहास को चरणों में बांध देता है, नियत कर देता है। और शायद इसीलिए इसे आर्थिक नियतवाद कहते हैं, कि उससे बाहर जो है इतिहास का गमन नहीं है, इतिहास का विकास नहीं है। इसकी आलोचनाएं देख लेते हैं। पहले ये आलोचना इसीलिए की जाती कि ये ऐतिहासिक नियतवाद है, इतिहास को बांधा नहीं जा सकता, इतिहास का जो है आरंभ और अंत पता नहीं है, इतिहास लगातार जो है गतिमान है, इसलिए इतिहास को बांधा नहीं जा सकता। 6 जो है चरणों में बांध देना इतिहास को उचित नहीं है। दूसरी बात कहता है परिवर्तन के कारक जो है वो स्पष्ट नहीं है। परिवर्तन क्यों होता है? वो कहता है तकनीक में जो है पदार्थ में परिवर्तन होता है, लेकिन होता क्यों है? हालांकि इसकी अस्पष्ट है, लेकिन कहीं कहीं जो है उसे विकासवादी मार्ग की तरफ बताता है कि विकास कर रहा है, इसका मतलब वो पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहा है, आगे बढ़ रहा है, एक उद्देश्य की तरफ जा रहा है। तीसरी बात है विकास के कारक केवल आर्थिक तत्व नहीं है। आलोचक का यह मानना है कि विकास के लिए केवल आर्थिक कारक जिम्मेदार नहीं है। विकास, इतिहास के विकास में बहुत सारे और जो है ये जो है कारक हैं, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, बहुत सारे कारक होते हैं। आलोचक एक और बात कहते हैं कि ऐतिहासिक तथ्यों की दृष्टि से सीमित महत्व के ऐतिहासिक तथ्य ये बताते हैं कि इतिहास का गमन इस बात से नहीं हुआ है, इतिहास इस प्रकार से आगे नहीं बढ़ा है जिस प्रकार से मार्क्स कहता है। इतिहास जो है भिन्न तरीके से आगे बढ़ा है। जैसे मार्क्स कहता है आदिम साम्यवादी व्यवस्था, आलोचक कहते हैं ये अनैतिहासिक है, इसका कहीं उल्लेख नहीं है। और दास व्यवस्था तथा सामंती व्यवस्था के जो विवरण है वो केवल पश्चिमी यूरोप के इतिहास में मिलता है, भारत में, चाइना में इस तरह के स्टेज आए ही नहीं कभी। इसलिए पश्चिमी यूरोप के इतिहास के अध्ययन के आधार पर संपूर्ण मानव जाति के इतिहास की व्याख्या नहीं की जा सकती। आलोचक ये भी मानते हैं कि विकास में मानव चेतना की आधारभूत भूमिका है। कोई भी जो है विकास हुआ, मार्क्स मानव चेतना की जो है अपेक्षा करता है, परंतु मानव चेतना अपने युग की आर्थिक परिस्थितियों से नियंत्रित होती है, केवल ऐसा नहीं है। मानव चेतना समाज के आर्थिक ढांचे का निर्माण करती है। वस्तुतः मानव चेतना किसी समाज के नैतिक व धार्मिक ढांचे को बनाती है और फिर इस ढांचे के अनुसार समाज के आर्थिक ढांचे को विकसित करती है। उल्टा भी होता है। भौतिक परिस्थितियां लोगों की चेतना को बनाती है, इससे विपरीत मानव चेतना भी जो भौतिक परिस्थितियों का निर्माण करती है। इसलिए ये कहना है मानव चेतना की भूमिका नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। एक और महत्वपूर्ण चीज की आलोचना करते हैं कि वो इतिहास में संयोग के तत्व की उपेक्षा करता है, जबकि संयोग ने बहुत भारी भूमिका का निर्वहन किया है। इतिहास संयोग से अधिक बने हैं, बनाने से कम बने। कई बार इतिहास में जो गंभीर और प्रभावशाली परिवर्तन आते हैं उनके पीछे संयोग का तत्व ही क्रियाशील दिखाई देता है। उदाहरण के लिए जर्मनी की सरकार में लेनिन को रूस जाने की इजाजत नहीं दी होती तो रूस की क्रांति शायद संभव नहीं होती। शायद हिटलर को यदि आर्किटेक्ट कॉलेज एडमिशन दे दिया होता तो शायद इतना बड़ा तानाशाह नहीं पैदा होता। बहुत सारी ऐसी बातें हो सकती। संयोग का बड़ा महत्व है। अगली आलोचना की जाती है कि इतिहास का पूर्ण एवं सूक्ष्म निर्धारण संभव नहीं है। पूरे इतिहास की व्याख्या बैठ करके एक बार में करना संभव नहीं है, यह बिल्कुल कपोल कल्पना है। इतिहास एक शाश्वत गति है, शाश्वत गति से बहने वाली धारा है जिसके प्रारंभ और अंत को कोई नहीं जानता। नोबडी नोज किस तरह से बहेगी। अति उत्साह में इतिहास के भविष्य की अवस्थाओं का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता।
आगे किस दृष्टि से होगी। और जो मार्क्स ने जो समाजवादी साम्यवादी अवस्था की बात कही वो बिल्कुल निराधार साबित हुई। समाजवाद जहां उन्होंने कहा कि यहाँ आएगा वहां नहीं आई, उन जगहों पे आई जहां उन्होंने कल्पना नहीं की थी, और फिर से जो है साम्यवादी जो अवस्था थी उसकी कोई जो कल्पना की थी उसका कहीं कोई नामो निशान दिखाई नहीं देता। और एक बात जो है कि इतिहास साम्यवादी अवस्था पर नहीं रुक सकता। मार्क्स कहता है कि साम्यवादी अवस्था में इतिहास रुक जाएगा क्योंकि इसके आगे इतिहास के जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसमें जो है पदार्थ अपने उद्देश्य को पा लेता है, उद्देश्य को पूर्ण कर लेता है। मानव समाज इस प्रकार का निर्मित हो जाता है जिसमें जो है लोग आवश्यकता के अनुसार पाएँ, क्षमता के अनुसार योगदान करें। लेकिन इतिहास तो एक अविरल धारा है, वो कहीं रुक नहीं सकता, उसे तो आगे बढ़ना होगा। और आलोचक इस बात को जो है गंभीरता से उठाते हैं। तो ये था मार्क्सवाद के इतिहास की व्याख्या या आर्थिक नियतवाद या सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत।